आज की कहानी है सान्याल और अविनाश दूर क्यों भागते थे अपने बहू बेटे से। हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति जिस तरह सोचता हो दूसरा भी उसी तरह सोचे। इसी तरह यह भी जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति की सोच को दूसरा पसंद करे। हाँ, अच्छी सोच से जीवन को जीने का तरीका जरूर बदल जाता है। जहाँ एक स्थिरता मिलती है, मन को सुकून भी मिलता है। यह बात मैंने उस दिन अच्छी तरह से जानी जिस दिन मैं श्रीमती सान्याल के घर किटी पार्टी में गई थी। उस एक दिन के बाद मेरी सोच कब बदली, यह ख्याल कर मैं अतीत में खो सी गई। दरवाजे पर उनकी नई बहू मानसी ने हम सबका वेलकम किया। मिसेस सान्याल एक एक कर जैसे जैसे हम सभी का परिचय अपनी नई बहू से करवाती जा रही थी, वह पैर छूकर सबसे आशीर्वाद लेती जा रही थी। मानसी जैसे ही मेरे पैर छूने को आगे बढ़ी, मैंने प्यार से उसे यह कहकर रोक दिया, बस कर बेटी, थक जाएगी। क्यों थक जाएगी? श्रीमती सान्याल बोली। जितना झुकेगी उतना ही इसकी झोली आशीर्वाद के वचनों से भरती जाएगी। श्रीमती सान्याल तंबोला की टिकटें बांटने लगी तो मानसी सबसे पैसे जमा कर रही थी। खेल के बीच में मानसी रसोई में गई और थोड़ी देर में सबके लिए गरम सूप और आलू के चिप्स लेकर आई। फिर बारी बारी से सबको देने लगी। तंबोला का खेल खत्म हुआ। खाने की मेज टेस्टी पकवानों से सजा दी गई। मानसी किचन में गरम पूरियां सेक रही थी और श्रीमती सान्याल सबको परोसती जा रही थी। दही बड़े का स्वाद चखते समय औरतें कभी सान्याल की प्रशंसा करती तो कभी मानसी की। थोड़ी देर बाद हम सब महिलाओं ने श्रीमती सान्याल से विदा ली और अपने अपने घर की ओर चल दी। घर लौटकर मेरे दिमाग पर काफी देर तक सान्याल परिवार का चित्र अंकित रहा। सास बहू के बीच ना किसी प्रकार का तनाव था, ना मनमुटाव। प्यार और सम्मान की डोर से दोनों बंधी थी। हो सकता है यह सब दिखावा हो, मेरे मन से आवाज आई। शादी के अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। टकराहट और कड़वाहट तो बाद में ही पैदा होती है और तभी अलग अलग रहने की बात सोची जाती है। इसलिए क्यों ना शादी होते ही बेटे बहू को अलग घर में रहने दिया जाए। श्रीमती सान्याल मेरी बहुत नजदीकी दोस्त है, पढ़ी लिखी महिला है। मिस्टर सान्याल मेरे पति अविनाश के ही दफ्तर में काम करते हैं। उनका बेटा विभू और मेरा बेटा राहुल हम उम्र है। दोनों ने एक साथ ही एमबीए किया था। अब दोनों अलग अलग बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। श्रीमती सान्याल शुरू से ही संयुक्त परिवार की पक्षधर थी। विभू की शादी से पहले ही वह जब तक बेटे बहू को अपने साथ रखने की बात करती रहती थी, लेकिन मेरी सोच उनसे अलग थी। पास पड़ोस मित्र परिजनों के अनुभव सुनकर यही सोचती कि कौन पड़े इन झमेलों में। मैंने एक बार श्रीमती सान्याल से कहा था, हर घर तो कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है। प्रेम घनिष्ठता अपनापन दिखाई ही नहीं देता। परिवारों में सास बहू की बुराई करती है और बहू सास के दुखड़े रोती है। इस पर वह बोली थी, घर में रौनक भी तो रहती है। तब मैंने अपना पक्ष रखा था। समझौता बच्चों से ही नहीं उनके विचारों से करना पड़ता है। शादी से पहले ही मैंने राहुल को 3 कमरे का फ्लैट खरीदने की सलाह दी, पर अविनाश चाहते थे कि बेटे बहू हमारे साथ ही रहें। उन्होंने मुझे समझाते हुए भी कहा था कि राधिका नौकरी करती है, दोनों सुबह जाएंगे रात को लौटेंगे, कितनी देर मिलेंगे। जो विचार में टकराहट होगी, विचारों के टकराव के लिए थोड़ा सा समय ही काफी होता है। मैं अड़ जाती। समझौता और समर्पण मुझे ही तो करना पड़ेगा। बहू बेटा प्रेम के हिंडोले में झूमते हुए दफ्तर जाए और मैं उनके नखरे उठाऊं। अविनाश चुप हो जाते थे। फ्लैट के लिए कुछ पैसा अविनाश ने दिया, बाकी बैंक से फाइनेंस करवा लिया था। राधिका के दहेज में मिले फर्नीचर से उनका घर सज गया। बाकी सामान खरीद कर हमने उन्हें उपहार में दे दिया। कुल मिलाकर राहुल की गृहस्थी बस गई। छुट्टी पर वे हमारे पास आ जाते या हम उनके पास चले जाते थे। मैं इस बात से बेहद खुश थी कि मेरी आज़ादी में किसी प्रकार की खलल नहीं पड़ा था। अविनाश सुबह दफ्तर जाते, शाम को लौटते, थोड़ा आराम करते, फिर हम दोनों पति पत्नी क्लब चले जाते थे। वह बैडमिंटन खेलते या टेनिस और मैं अक्सर महिलाओं के साथ गप्पों में व्यस्त रहती या फिर ताश खेलती।
इन सब के बाद जो भी समय मेरे पास बचता उसमें मैं बागबानी करती। पिछले कुछ दिनों से श्रीमती सान्याल दिखाई नहीं दी थी। क्लब में भी मिस्टर सान्याल अकेले ही आते थे। एक दिन पूछ बैठी तो हंसकर बोले, आजकल घर में रौनक ही रहती है, आप क्यों नहीं मिल आती? अच्छा लगा था मिस्टर सान्याल का प्रस्ताव। एक दिन बिना सूचना मैं उनके घर चली गई। वह बेहद अपनेपन से मिली। उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ गए। कुछ समय शिकवे शिकायतों में बीत गया। फिर मैंने उल्हाना सा दिया, काफी दिनों से आप दिखाई नहीं दी, इसलिए मैं ही चली आई। कहाँ रहती हो आजकल? मैं सोच रही थी कि इतना सुनते ही श्रीमती सान्याल पानी से भरे पात्र सी छलक उठेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह तो सहज भाव से बोली, विभू की शादी से पहले मैं घर में बहुत बोर होती थी, इसलिए घर के बाहर निकल जाती थी या फिर किसी को बुला लेती थी। अब दिन का समय घर के छोटे बड़े काम निपटाने में ही निकल जाता है। शाम का समय तो बेटी और बहू के साथ कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। मिसेस सान्याल मेरे हाथ में एक पत्रिका थमाकर खुद रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय की चुस्की लेते हुए मैंने फिर कुरेदा, काफी दुबली हो गई हो, लगता है काम का बोझ बढ़ गया है। आजकल मानसी मुझे अपने साथ जिम ले जाती है। और ठठाकर वह हंस दी। उसे स्मार्ट सास चाहिए। फिर थोड़े गंभीर स्वर में बोली, इस उम्र में वजन कम रहे तो इंसान कई बीमारियों से बच जाता है। देखो कैसी स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त लग रही हूँ। कुछ देर तक गपशप का सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने उनसे विदा ली और घर लौट आई। लगभग एक हफ्ते बाद फोन की घंटी बजी। श्रीमती सान्याल थी दूसरी तरफ। हैरान परेशान सी वह बोली, मानसी का उल्टियां करके बुरा हाल हो रहा है, समझ में नहीं आता क्या करूं। क्या फूड पॉइजनिंग हो गई है? अरे नहीं, खुशखबरी है, मैं दादी बनने वाली हूँ। मैंने तो यह पूछने के लिए फोन किया था कि तुमने ऐसे समय में अपनी बहू की देखभाल कैसे की थी। वह सब बता, और जो भूल गई हो उसे याद करने की कोशिश कर। तब तक मैं अपनी कुछ और सहेलियों को फोन कर लेती हूँ। उत्साहित और उत्तेजित सान्याल की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। शादी के एक साल बाद ही राधिका प्रेग्नेंट हुई थी। शुरू के 2-3 महीने उसकी तबीयत काफी खराब रही थी। उल्टियां, चक्कर, फिर वजन भी घटने लगा था। लेडी डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी थी। राधिका और राहुल मुझे बार बार बुलाते रहे। एक दिन तो राहुल दरवाजे पर ही आकर खड़ा हो गया और अपनी कार में मेरा बैग भी ले जाकर रख दिया। अविनाश की भी इच्छा थी कि मैं राहुल के साथ चली जाऊं, पर मेरी इच्छा वहां जाने की नहीं थी। उन्होंने मुझे समझाते हुए यह भी कहा कि अगर तुम राहुल के घर नहीं जाना चाहती हो तो उन्हें यहाँ बुला लो। सभी ने इतना जोर दिया तो मैंने भी बन बना लिया था। सोचा कुछ दिन तो रहकर देखे, शायद अच्छा लगे। अगली सुबह अखबार में एक खबर पढ़ी, कृष्णा नगर में एक बहू ने आत्महत्या कर ली। बहू को प्रताड़ित करने के अपराध में सास गिरफ्तार। तौबा तौबा, मैंने तो अपने दोनों कानों को हाथ लगाया। मुंह से स्वतः ही निकल गया कि आज के जमाने में जितना हो सके बहू बेटे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। माँ के प्राण बेटे में अटकते जरूर है, मोह ममता में मन फंसता भी है। आखिर बेटा है हमारा, अंश होता है, लेकिन वह भी तो बहू के आंचल से बंधा होता है। माँ और पत्नी के बीच बेचारा घुन की तरह पिसता चला जाता है। माँ तो अपनी ममता की छांव तले बहू बेटे के गुण दोष ढक भी लेगी, लेकिन बहू तो सरेआम परिवार की इज्जत नीलाम करने में देर नहीं करती। किसी ने सही कहा है, माँ से बड़ा रक्षक नहीं, पत्नी से बड़ा तक्षक नहीं। मैं गर्व से अपनी समझदारी पर इतरा उठी। यही सही है, ना हम बच्चों की जिंदगी में हस्तक्षेप करें, ना वह हमारी जिंदगी में दखल दे। राधिका बेड रेस्ट पर थी। उसने अपनी माँ को बुला लिया तो मैंने चैन की सांस ली थी। ऐसा लगा जैसे मैं कटघरे में जाने से बच गई हूँ। प्रसव के समय भी मजबूरन जाना पड़ा था, क्योंकि राधिका के पीहर में कोई महिला नहीं थी, सिर्फ माँ थी। उन्हें भी अपनी बहू की डिलीवरी पर अमेरिका जाना पड़ रहा था। 3 महीने का समय मैंने कैसे काटा यह मैं ही जानती हूँ। नवजात शिशु और घर के छोटे बड़े दायित्व निभाते निभाते मेरे पसीने छूटने लगे। इतने काम की आदत भी तो नहीं थी।
राधिका की आया से जैसा बन पड़ता सबको पकाकर खिला देती। रात में भी शुभम रोता तो आया ही चुप कर आती थी। 3 महीने का प्रसूति अवकाश समाप्त हुआ। राधिका को काम पर जाना था। बेटे बहू दोनों ने हमारे साथ रहने की इच्छा जाहिर की थी। अविनाश भी 3 महीने के शिशु को आया की निगरानी में छोड़कर जाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन मेरी नकारात्मक सोच फिर आड़े आ गई। मन अड़ियल घोड़े की तरह एक बार फिर पिछले पैरों पर खड़ा हो गया था। मन को यही लगता था कि बहू के आते ही इस घर की कमान मेरे हाथ से सरक कर उसके हाथ में चली जाएगी। राधिका ने शुभम को अपने ही दफ्तर में स्थित क्रैच में छोड़कर अपना कार्यभार संभाल लिया। लंच में या बीच बीच में जब भी उसे समय मिलता वह क्रैच में जाकर शुभम की देखभाल कराती थी। शाम को दोनों पति पत्नी उसे साथ लेकर ही वापस लौटते थे। दुख तकलीफ या बीमारी की अवस्था में राधिका और राहुल बारी बारी से अवकाश ले लिया करते थे। मुश्किलें काफी थी, लेकिन विदेशों में भी तो बच्चे ऐसे ही पलते हैं, यह सोचकर मैं मस्त हो जाती थी। मिसेस सान्याल अक्सर मुझे अपने घर बुला लेती थी। मैं जब भी उनके घर जाती, कभी वह मशीन पर सिलाई कर रही होती या फिर हरीरे का सामान तैयार कर रही होती। मानसी का चेहरा खुशी से भरा होता था। एक दिन उन्होंने कई छोटे छोटे रंग बिरंगे फ्रॉक दिखाए और बोली, बेटी होगी तो यह रंग अच्छा लगेगा उस पर, बेटा होगा तो यह रंग अच्छा लगेगा। मैं उनके चेहरे पर उभरते भावों को पढ़ने का प्रयास करती। ना कोई डर, ना भय, ना ही चिंता, ना बेचैनी। उम्मीद की डर से बंधी मिसेस सान्याल के मन में कुछ करने की तमन्ना थी। एक दिन सुबह ही मिस्टर सान्याल का फोन आया। बोले, मानसी को लेबर पेन शुरू हो गया है और उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। मिसेस सान्याल थोड़ा अकेलापन महसूस कर रही हैं। अगर आप अस्पताल चल सके तो। मैं तुरंत तैयार होकर उनके साथ चल दी। मानसी दर्द से छटपटा रही थी और मिसेस सान्याल उसे धीरज बंधाती जा रही थी। कभी उसकी टांगें दबाती तो कभी माथे पर छलक आए पसीने को पोंछती, उसका हौसला बढ़ाती। कुछ ही देर में मानसी को लेबर रूम में भेज दिया गया तो मिसेस सान्याल की निगाहें दरवाजे पर ही अटकी रही। वह लेबर रूम में जाने आने वाले हर डॉक्टर, हर नर्स से मानसी के बारे में पूछती। मिसेस सान्याल मुझे बेहद असहाय दिख रही थी। मानसी ने बेटी को जन्म दिया, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं घर चली आई, पर पहली बार कुछ चुभन सी महसूस हुई, खालीपन का एहसास हुआ था। अविनाश दफ्तर चले गए थे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें दोबारा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मेरा मन कहीं भी नहीं लगता था। घर बैठती तो कमरे के भीतर भाई भाई करती दीवारें, बाहर का पसरा हुआ सन्नाटा चैन कहाँ लेने देता था। तबीयत गिरी गिरी सी रहने लगी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। मन में हुक सी उठती कि मिसेस सान्याल की तरह मुझे भी तो यही सुख मिला था। संस्कारी बेटा, आज्ञाकारी बहू, मैंने ही अपने हाथों से सब कुछ गवा दिया। डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह आराम की सलाह दी थी। राहुल और राधिका मुझे कई डॉक्टरों के पास ले गए, कई तरह के टेस्ट हुए, पर जब तक रोग का पता नहीं चलता तो इलाज कैसे संभव होता। बच्चों के घर आ जाने से अविनाश भी निश्चिंत हो गए थे। राधिका ने दफ्तर से छुट्टी ले ली थी। चौकी की पूरी बागडोर अब बहू के हाथ में थी। सप्ताह भर का मेन्यू उसने तैयार कर लिया था। केवल अपनी स्वीकृति की मोहर मुझे लगानी पड़ती थी। यह देखकर हैरान थी कि शादी के बाद राधिका कभी भी मेरे साथ नहीं रही, फिर भी उसे इस घर का हर सदस्य की पसंद नापसंद का ध्यान रहता था। राहुल दफ्तर जाता जरूर था, लेकिन जल्दी ही वापस लौट आता था। शुभम अपनी तोतली आवाज से मेरा मन लगाए रखता था। घर में हर तरफ रौनक थी। रस्सियों पर छोटे छोटे रंग बिरंगे कपड़े सूखते थे। रसोई से मसाले की सुगंध आती थी। अविनाश और मैं उन पकवानों का स्वाद चखते थे जिन्हें बरसों पहले मैंने खाना तो क्या, पकाना तक भूल चुकी थी। कुछ समय बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। मिसेस सान्याल हर शाम मुझसे मिलने आती थी, कई बार तो बहू के साथ ही आ जाती थी। अब उन पर नन्ही लक्ष्मी को भी पालने का अतिरिक्त कार्यभार आ गया था। वह पहले से काफी दुबली हो गई थी, लेकिन शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ दिखती थी। एक शाम श्रीमती सान्याल अकेली ही आई तो मैंने कुरेदा, अब तक घर गृहस्थी संभालती थी, अब बच्ची की परवरिश भी करोगी।
संबंधों का माधुर्य दैनिक दिनचर्या की बातों में ही निहित होता है। घर परिवार को सुचारू रूप से चलाने में ही तो एक औरत के जीवन की सार्थकता है। उन्होंने स्वाभाविक और सरलता से कहा। फिर शुभम के साथ खेलने लगी। राधिका पलंगों की चादरें बदल रही थी। सुबह बाई की मदद से उसने पालक मेथी काटकर, मटर छीलकर छोटे छोटे पॉली बैग में भर दिए थे। प्याज टमाटर का मसाला भूनकर फ्रिज में रख दिया था। अगली सुबह वे दोनों वापस अपने घर लौट रहे थे। इस एक माह के अंदर मैंने खुद में आश्चर्यजनक बदलाव महसूस किया था। अपने आप में एक प्रकार की अतिरिक्त ऊर्जा महसूस होती थी। तनाव मुक्त, संतोष, विश्राम और घर परिवार के प्रति निष्ठावान बहू की सेवा ने मेरे अंदर क्रांतिकारी बदलाव ला दिया था। मिसेस सान्याल मुझे समझा रही थी, देखो, हर तरफ शोर, उल्लास, नोकझोंक, गिले शिकवे, प्यार सम्मान से दिन रात की अवधि छोटी हो जाती है। चार बर्तन जहाँ होते हैं खटकते ही हैं, पर इन सब से रौनक भी तो रहती है। अवसाद पास नहीं फटकता, मन रमा रहता है। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी सोच बदल गई है और अब श्रीमती सान्याल की सोच से मिल रही है। सच तो यह था कि मुझे अपने बच्चों से ना कोई गिला था, ना शिकवा, ना बैर, ना दुराव। बस एक दूरी थी जिसे मैंने खुद स्थापित किया था। आज बहू के प्रति मेरे चेहरे पर कृतज्ञता और आदर के भाव उभर आए हैं। हम दोनों के बीच स्थिति दूरी कहीं एक खाई का रूप ना ले ले, इस विचार से मैं अतीत के उभर आए विचारों को झटक उठकर खड़ी हो गई। कुछ पाने के लिए अहम का त्याग करना पड़ता है। अधिकार और जिम्मेदारियां एक साथ ही चलती है। यह पहली बार जान पाई थी मैं। राहुल और राधिका कार में सामान रख रहे थे। शुभम का स्वर अनुगूंज अंतस में और शोर मचाने लगा। राहुल पत्नी के साथ मुझसे विदा लेने आया तो मेरा स्वर भीग गया। कदम लड़खड़ाने लगे। राधिका ने पकड़कर मुझे सहारा दिया और पलंग पर लिटा दिया। फिर मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ माँ? मैं तुम लोगों को कहीं जाने नहीं दूंगी। और बेटे का हाथ पकड़कर मैं रो पड़ी। पर माँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ ही रहेंगे। मेरे बेटे और बहू को जैसे जीवन की अमूल्य निधि मिल गई और अविनाश को जीवन का सबसे बड़ा सुख। मैंने अपने हृदय के इर्द गिर्द उगे खरपतवार को समूल उखाड़कर फेंक दिया था। शक, भय, आशंका के बादल छट चुके थे। बच्चों को अपने प्रति मेरे मनोभाव का पता चल गया था। सच, कुछ स्थानों पर जब अंतर्मन के भावों का मूक संप्रेषण मुखर उठता है तो शब्द मूल्यहीन हो जाते हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।